बचपन खेलने के लिए होता है, तो मैं होमवर्क का ज़्यादा लोड बच्चों को देता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भी खेलो कूदो, क्योंकि खेलने के लिए बाद की जो उम्र है वो उपयुक्त नहीं है। अब नरेंद्र मोदी रेत में लिटे यहाँ तो गंदे लगते हैं बहुत ही, और बच्चे रेत में सुंदर लगते हैं। आप बच्चे को ना बढ़िया सुंदर कपड़े, बेल्ट बाल्ट, चश्मा लगा कर खड़ा कर दो, और एक उसके पास ही जो रेत में दुल्ली दूसर होकर खेल रहा है, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझी बात? एक उम्र होती है। तो मैं घर के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम देता नहीं हूँ बच्चों को, जो याद करवाना है वो मैं ही करवा देता हूँ। मैं अपने ऊपर लोड ले लेता हूँ, बच्चों को फ्री रखता हूँ। तो मैं जो टॉपिक करवाने वाला हूँ शब्द शक्ति, वो यहीं कवर हो जाएगा आपके, और हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं ना एक चीज़ को भले ही मुझे 10 बार बोलनी पड़े, भले ही वाक्य को उलट पलट कर कैसे ही बोलना पड़े, भले ही नए नए शब्दों का कितना ही प्रयोग करना पड़े, भले ही मुझे मारवाड़ी बोलनी पड़े, लेकिन मैं उस टॉपिक को तब तक पीछा नहीं छोड़ता तब तक वो क्लियर नहीं हो जाए। क्यों? मेरी मान्यता एक और ये भी है कि आप एक टॉपिक ले लिया, पहले टेस्ट में याद करोगे, हाफ ईयरली में फिर 1 घंटा भर याद करोगे, समास ले लिया मान लो, फिर आप वार्षिक परीक्षा में फिर समास करोगे, 1 घंटा फिर लगाओगे, फिर आप कोई कंपटीशन है, BSTC करो या B.Ed करो, जो भी करो, फिर आपको समास का 1 घंटा लगाओगे। 4 घंटे लगा दिया आपने। आप 4 घंटे इकट्ठे लगा दो ना, एक दिन प्लाथी लगा कर बैठ जाओ कि आज समास क्लियर करना है, मतलब करना है। 10 बजे बैठ के तो भले 11, 12, 1, 2 बजे आप करके ही उठो उसको, बस। ठीक है ना? धुआं दे देकर धक धक करने से अच्छा है एक बार जल जाना बेहतर है। समझी बात है? तो जितना तपना है एक बार तप लो, बार बार पता नहीं कैसे रटते हो, फिर हाफ ईयरली आती है, फिर वही टॉपिक कॉपी उठाते हो, फिर याद करते हो। इसका मतलब आप उसको दिमाग में बिठाए नहीं हो, आपने रटा है। और मैं रट्टाफिकेशन के बहुत खिलाफ हूँ। चिढ़ होती है मुझे, गुस्सा आता है जो अध्यापक परिभाषा लिखा के बच्चे को रटाता है। मुझे अजीब सा लगता है, क्यों रटाओ उसको? भगवान ने बच्चे का दिमाग स्वतंत्र दिया है, स्वतंत्र पैदा किया है, तो आप उसको परिभाषा में क्यों बांधते हो भाई? स्वतंत्र रखो उसके दिमाग को, उसको सोचने के विकल्प दो, बार बार और खोलो दिमाग को, और खोलो। और नहीं खोल सकते तो परिभाषा में कैद मत करो, वो अपने आप खोल लेगा। जब कोई माध्यम मिलेगा, जब कोई ऐसा माहौल होगा, वातावरण होगा, वो अपने आप चिंतन मनन करने लगेगा। पर पहले ही बांध के छोड़ देते हो। अब बच्चे क्या, किसी भी क्लास के अंदर चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, एक ही बात है बोलते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण जाति की संज्ञा कहते हैं। बस रटी रटाई वही प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि वही परिभाषा याद की थी तीसरी चौथी में, वो याद रहती है। परिभाषाओं में कैद होकर के दिमाग को संकीर्ण मत बनाओ, खुला रखो, सोचने पर जोर दो। तो उसी व्यू में पढ़ा रहा हूँ। शब्द शक्ति क्या है? यहाँ से देखो, ये पूरा शब्द ही इतना, ये सामासिक शब्द है। सामासिक मतलब समाज से बना हुआ, समाज से बना हुआ शब्द है, ये सामासिक शब्द है। और कोई ये कहे अन्याय, कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। समझाई बात है? जापान, जापानी, ये प्रत्यय से बना हुआ, ई प्रत्यय। समझाई बात है? सती प्लस में इंद्र, सत्येंद्र, सत्येंद्र जो है वो संधि से बना हुआ शब्द है। तो ये समाज से बना हुआ है। समाज से बना हुआ शब्द कौन सा होता है? जिसमें बीच में विभक्तियों का लोप हो, का, के, ने, में, पर, या किसी पद का लोप हो। तो यहाँ शब्द की शक्ति, की का लोप है, फिर 2 पास हैं। नॉर्मल तरीके से बोलूँगा, नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा, सारी बातें दिमाग में उतर जाएगी। और मेरी एक मान्यता ये भी है कि जब याद करना है तो आज, नहीं तो नहीं, नोटंकी नहीं, बस करना है तो आज, नहीं करना तो छोड़, पढ़ाई छोड़, और काम धंधे बहुत है, दुकान खोल ले, सब्जी की रेट लगा ले, बहुत है। समझाई बात है? पढ़ना है तो मन लगा कर, जो भी काम करो मन लगा कर करो। मेरी तो बात ये, एक बात और है, पढ़ते समय फोकस गुरुजी पर ध्यान रख लो, पढ़ते समय। और घर पर पढ़ रहे हो, 2-3 किताबों में एक टॉपिक देख रहे हो तो पढ़ लो, उसके बाद छोड़ो, खेलो, मस्ती मारो। जिंदगी मस्ती मारने के लिए मिली है, ठीक है ना? लेकिन पढ़ो तब ध्यान से पढ़ लो। अब पढ़ते हैं, टीचर समझाता है, तब भी ध्यान नहीं देते। और घर पर तो आप कितना पढ़ते हो आपकी अंतरात्मा जानती है, और मैं भी जानता हूँ। समझाई बात है?
तो घर पर पढ़ने का टाइम नहीं होता आपको, मोबाइल चलाना है, गेम खेलना है और बहुत पंगे करने हैं आपको, खेलना है, कूदना है, जो भी करना है। लेकिन तो फिर ऐसा करो कि नुकसान मत करो अपना, स्कूल में पढ़ाते समय ध्यान दे लो, वही काफ़ी है। अगर आप 10 बजे से 4 बजे तक पूरा पढ़ लेते हो 6 साढ़े 6 घंटे, तो फिर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती घर पर, नहीं समझे क्या। पर स्कूल में हम जानते हैं हिंदी का घंटा चल रहा है, गणित का काम कर रहे हैं, गणित का चलेगा हिंदी का करेंगे, वाह, करनी दोनों ही है, गणित का भी करना है हिंदी का भी करना है। पर हिंदी वाले में गणित, गणित वाले में हिंदी, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा गड़बड़ पलट ले इसको, हिंदी वाले में हिंदी का कर ले, गणित वाले में, पर नहीं, उल्टा चल रहा है। करना दोनों ही है। पूछूंगा ना कि हाँ दोनों ही करने हैं, दोनों की अधूरा हो जाओ तो सर मुर्गा बनाएंगे, दोनों ही करने, तो फिर कर्म क्यों बिगाड़ रहे हैं, हद होगी। पहले उसका कैलकुलेशन खुद का ही बिगड़ा हुआ है। जब मैं बोल के समझाता हूँ तो मेरे मुंह की तरफ देखना चाहिए, मेरे मतलब कोई भी टीचर, उसमें तो नीचे देखते हैं, किताब में पता नहीं क्या देखते हैं, और जब किताब पढ़ाने लग जाता हूँ तो पास वाले की तरफ देखते हैं, कैलकुलेशन सारा मिसप्रिंट हो रहा है ये आपके, पता नहीं कैसी सोच है। तो पढ़ते समय ध्यान दिया करो आप। तो यहाँ देखो आज क्लियर करेंगे, कैसे करेंगे, और आप मान जाओगे कि सर आज ही क्लियर होगी सब शक्ति, तो इतने दिन तो पता ही नहीं था क्या था, एक कौवा सा था, कितने भेद हैं, क्या परिभाषा है, उदाहरण सहित समझाओ। अब देखो आप शब्द की शक्ति, तो नॉर्मल तरीके से चर्चा करो, दिमाग को फैलाओ थोड़ा सा। शब्द की शक्ति, शब्द की पावर है, शब्द की ताकत है। शब्द में क्या ताकत होती है, शब्द में, शब्द जानते हो क्या होता है, शब्द जानते हो, वर्णों से शब्द बनते हैं। ये वर्ण होते हैं ए आ ई स्वर, और क ख ग च छ, ये होते हैं व्यंजन। इनको मिलाकर ही शब्द बनता है। जैसे भ के अंदर आ मिला दो तो ये भा हो जाएगा, फिर र के अंदर ए तो रे, तय के अंदर ई, यानी व्यंजन तय यहाँ से ले लो, ई यहाँ से ले लो, स्वरों से, तो भारती, ये शब्द बन गया। इस शब्द में 6 वर्ण हैं, 6 अक्षर है, तो अक्षरों से, वर्णों से शब्द बन जाते हैं। शब्द क्या बन जाते हैं, और शब्दों से क्या बन जाता है, वाक्य। शब्दों से क्या बन जाता है, तो शब्दों की क्या ताकत है, कोई भी शब्द, उसकी क्या ताकत हो सकती है। आदमी में तो 100 तरह की ताकत होती है, बैठने की, योगा करने की, कि 2 घंटे तक उठता ही नहीं इतना, और कोई वो दंड बैठक निकालने की, कोई भारी सामान उठाने की, कोई खेत में काम करने की, है ना, 100 तरह की ताकत होती है। लेकिन ये बेजान शब्द है, इनमें क्या ताकत हो सकती है, इनमें इतनी सी ताकत हो सकती है कि शब्द में अर्थ तो होता ही है ना, वो अर्थ वो प्रकट कर देंगे, सामने ला देंगे। तो ये जो शब्द बनते हैं इनके अर्थ जरूर होते हैं, क्योंकि बिना अर्थ का तो शब्द होता ही नहीं। कि सर आपने कहा था वर्णों से शब्द बनते हैं, तो वर्ण मिला दो, यहाँ से कै ले लो और यहाँ से चे ले लो, यहाँ से फिर नीचे वाला ने पै ले लो, और टेढ़ है कच पकड़, ये कोई शब्द हो गया, कोई शब्द हो गया क्या। सर आपने कहा था ना कि वर्णों से शब्द बनता है, तो मैंने वर्ण ही तो मिलाए हैं। अरे वो वर्ण मिलाए तो पर वो खिचड़ी हो गई, अर्थ नहीं निकल रहा, सार्थक होने चाहिए। आपके 12वीं में एक प्रश्न आता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा लिखो। यूं नहीं आएगा तो यूं आएगा, भाषा और बोली में अंतर बताइए। बोर्ड की परीक्षा में आएंगे ये, 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न है, समझिए क्या आप। तो अगर पूछे शब्द की परिभाषा लिखो, तो वर्णों के योग को शब्द कहते हैं, 1 नंबर तो इसमें भी आ जाएगा, वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। लेकिन अगर यूं लिखो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो चेक करने वाला थोड़ा कि यार बच्चा थोड़ा सही लिखा है, नंबर तो उसमें भी 1 आएगा कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और यूं लिख देना वर्णों के सार्थक मेल को, तो भी शब्द, तो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब फर्क ये नहीं पड़ेगा कि वो आपको 2 नंबर दे देगा, 1 में से 2 नहीं आते, आएगा तो 1 ही, लेकिन वो आपको इंटेलिजेंट समझेगा, लिखने का तरीका सही है। क्योंकि शब्द वर्णों से जुड़ने से नहीं बनते, वर्णों के जुड़ने से तो बनते हैं, पर वो सार्थक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, तो अर्थ तो होना चाहिए ना। दोबारा बोल रहा हूँ, बिना अर्थ के कोई शब्द होता है क्या, ये कोई शब्द है क्या, रतबा नहीं है। रे इधर लाओ बेटा, और तय भी इधर ले आओ, अब एक शब्द है भारत। अरे कोई तो कोई अर्थ व्यंजित होना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ तो सामने आना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ तो प्रकट होना चाहिए। तो शब्द में जो अर्थ होता है उसको जो प्रकट करने की शक्ति है वही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द में निहित अर्थ, निहित मतलब उसमें लगा हुआ, उसमें छुपा हुआ, उसमें समाया हुआ, शब्द में अर्थ तो होता ही होता है।
बिना अर्थ का तो कोई शब्द होता नहीं। कच पकड़ क्या शब्द है? रतबा क्या शब्द है? अब कहते ना यार सीधा सीधा क्या, जरा आजा बैठ जा, कोई चाय वाय पी ले। तो चाय तो होती है, वाय क्या होती है? वाय भी चाय भी पिलाओगे फिर वाय और पिलाओगे कि रुक, वाय तो रहेगी। ये वाय क्या है? ये निरर्थक है। तो शब्द क्या होते हैं? सार्थक है। शब्द क्या होते हैं? तो जो भी शब्द हम लिखते हैं उसका अर्थ प्रकट हो जाता है लिखते ही। अब आपके ध्यान में कुछ नहीं है, लिखते ही आपका उसका पूरा फिगर सामने आ जाएगा, पूरा अर्थ प्रकट हो जाएगा। मैंने लिख दिया पंखा, झट से आपके दिमाग में अर्थ आ गया। वो जो 3 ताड़ियों का, वो जो हवा देता है, वो जिसका संबंध बिजली से है, पंखा कहलाता है। वो सारी बात आ गई। अभी आपके दिमाग में कुछ नहीं है और लिखते ही अर्थ प्रकट हो जाएगा। चश्मा, ऐनक, तो आपके ध्यान में आ गई, लिखते ही ध्यान में आ जाता है ना। तो शब्द के अंदर अर्थ होता है, बोलते ही प्रकट हो जाता है। वो बोलते ही प्रकट हो जाता है, नहीं होता क्या? मैंने लिख दिया गाय, तो सामने आ गया अर्थ। वो जो सफेद से कई रंग की होती है, हिंदू लोग माता कहते हैं, दूध देती है गाय, समझ गए क्या? झट से वो अर्थ सामने आता है कि नहीं आता? तो शब्द के अंदर अर्थ तो होता ही है। तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। ये तो मैंने शब्द क्लियर किया अभी तक। साथ में परिभाषा क्लियर होगी, वो एक के साथ एक फ्री हो गया। मैंने तो शब्द क्लियर किया अभी, ये शब्द क्या है, और इसके साथ ही परिभाषा क्लियर होगी शब्द शक्ति की, होगी ना? कोई आपसे पूछे शब्द शक्ति क्या है? शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। आप बोलना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? अगर भूल जाओ ना तो यूं सोचना, शब्द शक्ति, शब्द की पावर, शब्द की शक्ति, शब्द की पावर। तो शब्द में क्या ये तो बेजान शब्द है, इनमें क्या ताकत हो सकती है? हाँ, अपना अर्थ दिखा सकते हैं। जैसे ही लिखेंगे वो अर्थ हमारे ध्यान में आ जाएगा। जो भी लिखेंगे वो ध्यान में। रेलगाड़ी लिखते हैं आपके ध्यान में आ गया, वो लंबी सी डिब्बों वाली, ध्यान में आ जाता है ना। तो उसके अंदर अर्थ है। रतबा में कोई अर्थ नहीं है, भारत में है। भारत कहते आपके ध्यान में आ जाएगा अपना देश, और रतबा कहते कुछ ध्यान में नहीं आएगा। रतबा कहते कुछ ध्यान में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें रतबा में कोई अर्थ ही नहीं है, और भारत में अर्थ है। आप समझोगे अपने वाला देश इंडिया, समझ गए कि नहीं समझे? तो इसे देखो, रटो कुछ मत, जो समझ में आया है ना वो लिख दो, वही परिभाषा होती है। कई बच्चे परिभाषा से बड़े परेशान होते हैं, छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि अध्यापक ने तीसरी चौथी में परिभाषा, उदाहरण, भेद लिखा करके वो रट्टाफिकेशन एक परफॉर्मा बना के दिमाग में फिट किया हुआ है, बच्चे उससे बाहर आ नहीं सकते। तो परिभाषा उनको वो सोचती कुछ होता होगा। एक बार मैंने समास करवा दिया, मुझे 5-6 दिन लगे समास करवाने में, उदाहरण दे करके विविध प्रकार के भेद सब कुछ बता दिया। और मैंने पूछा समझाया कि हो, मैंने कई शब्द लिखे बोर्ड पर, मैंने कहा समझ आ रहा है? कहो समझ आ गया। मैंने टेस्ट लिया, बढ़िया किया। कई दिन हो गए, 15-20 दिन बाद में मैंने यूं ही है ना क्लास में आकर के और बच्चों से इनपुट की बजाय आउटपुट बेहतरीन चीज़ होती है, आउटपुट आना चाहिए। कई दिन हो गए, मैंने एक बच्चे को खड़ा कर दिया। मैंने कहा खड़ा हो, मैंने कहा समास की परिभाषा बोल। क्यों सर, परिभाषा आपने लिखाई नहीं थी? अरे मैं तो कुछ भी नहीं लिखवाता, मौखिक बैठे बैठे ही समझाता हूँ, बैठे बैठे ही। मेरे पास बैठ जा, सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। लेकिन तू ये क्या प्रश्न कर रहा है कि परिभाषा लिखवाई नहीं? मैं तो कभी नहीं लिखवाता। समास मैंने करवाए थे? बोले हाँ। मैंने कहा तेरी याद हुए कि हाँ। कितने प्रकार के थे? बोले 6। मैं कहा तत्पुरुष समास में क्या होता है? बता दिया। तो मैं कहा परिभाषा लिखवाई नहीं थी। अरे मैं कहा यार तो ये बता, परिभाषा इतना सोचो कि जो आप जानते हो ना वो बता दो, वही परिभाषा है। अब कोई कहे पंख की परिभाषा बता, तो कई तो हंसेंगे, पंख की कोई परिभाषा होती है क्या? परिभाषा तो विशेषण की होती है, सर्वनाम की होती है। अरे परिभाषा का मतलब है जो आप जानते हो उसके बारे में वो व्यक्त कर दो, बता दो। वह जो 3 ताड़ियों का होता है, वह जो हवा देता है, वह जिसका संबंध बिजली से जुड़ा होता है, पंखा कहलाता है। ये हो गई परिभाषा। तो मैंने कहा समास क्या होता है बता तू? तो कहता है समास में ना शब्द सर जी 2 शब्द पास पास आते हैं और बीच की विभक्तियों का लोप होता है, उसको समास कहते हैं। तो यही तो परिभाषा है जंडू। तो आपको कोई कहे शब्द शक्ति की परिभाषा, आपको परिभाषा तो लिखवाई नहीं। अरे जो शब्द शक्ति के बारे में जानता है ना वो बोल दे, वही परिभाषा है। क्या जानता है? शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। याद हो गई क्या? और मैंने क्या कहा था, मैं घर के लिए कुछ नहीं दूंगा, ना ही एक शब्द कॉपी पर लिखवाऊंगा, यही क्लियर करो।
पूरा ध्यान मेरे पर रखो, 20 मिनट तक पूरी सब शक्ति क्लियर हो जाएगी और दोबारा करनी नहीं पड़ेगी, याद है? समझाई बात है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब शक्ति के 3 भेद होते हैं। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार की सब शक्तियाँ हैं, 3 भेद होते हैं। अब यहाँ 3 प्रकार से मतलब क्या है, पहले धीरे धीरे समझते हुए आगे चलो। मैंने कहा था शब्द में अर्थ निहित होता है और वो प्रकट होता है, वो किस तरह प्रकट होता है उसी तरह से 3 भेद कर दिए। आप ये मानते हो शब्दों से वाक्य बनता है? तो अगर उस वाक्य में सिंपल सीधा साधारण अर्थ निकलता है, एक तो ये तरीका है, तो अभिधा बोल देंगे। और अगर उसमें किसी चीज़ को टारगेट करके, किसी चीज़ को लक्षित करके अगर कोई बात कहते हैं तो उसमें लक्षणा सब शक्ति होती है। और उस बात में कोई गहरा भाव दिखाते हैं, गहरा अर्थ दिखाते हैं, कोई व्यंग्य प्रकट करते हैं तो वो व्यंजना सब शक्ति होती है। 3 प्रकार की सब शक्ति है। अब इस शब्दावली को छोड़ो, लोकल तरीके से समझो। देखो, बात करने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। और कवि लोग, साहित्यकार लोग अपनी बात को भले वो कविता में कहना चाहते हैं, भले वो निबंध में कहना चाहते हैं, भले वो दोहों में कहना चाहते हैं, चौपाइयों में कहना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बात को, कथन को सजाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, अनुपम शैली में, है ना, लिखते हैं। तभी तो उनको हम श्रेष्ठ कवि मानते हैं, क्योंकि साधारण शब्दों में तो कोई भी कविता 2-4 लाइन जोड़ देगा तो उससे कोई वो जाना माना कवि नहीं बन जाता, है ना। और हर कवि में अपना पांडित्य दिखाने की एक होती है कि मैं श्रेष्ठ लिखूं। चलो पांडित्य ना भी सही तो इतना तो वो कोशिश करता है कि मैं श्रेष्ठ लिखूं, है ना, ये तो होता ही है ना। तो श्रेष्ठ लिखने के लिए वो क्या करता है, सिंपल शब्दावली, साधारण शब्दावली से बचता है और नयापन लाने की कोशिश करता है। अगर वो नयापन शब्दों में, अर्थ में बढ़ने की कोशिश करता है तो वो कह देंगे ये आलंकारिक भाषा है, अलंकार लाता है वो बीच में, समझ गए। वो यूं नहीं कहेगा नायिका का मुंह सुंदर है, वो कहेगा नायिका का मुंह चंद्र तुल्य है, चांद जैसा। सुंदर नहीं लिखेगा, और सुंदर ना लिखकर भी उसने सुंदर लिख दिया, क्योंकि चांद नाम आते ही सुंदरी अर्थ निकलता है, समझ गए। अच्छा, कई बार वो लोकोक्ति मुहावरों से भी अपने कथन को सजा देता है। कैसे? वो यूं नहीं लिखेगा पुलिस को देखकर चोर भाग गया, वो लिखेगा पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। आकर्षक शैली लाएगा ताकि उसके साहित्य में नयापन आए। लोकोक्ति से भी नयापन ला सकता है, मुहावरों से भी नयापन है कि आप हमारे घर आए, हमारी शोभा बढ़ा दी, ये भी है। लेकिन ये सिंपल शब्दावली है। और वो कहे आपके आने से हमारे तो यहाँ पार्टी में या प्रोग्राम में 4 चांद लग गए, तो 4 चांद लगना, सुंदरता में वृद्धि होना, तो नयापन कहने में है कि नहीं। नयापन अलंकारों से ला सकता है, बात को बढ़िया सजा सकता है। और नयापन वो लोकोक्ति मुहावरों से ला सकता है। और नयापन कहने की शैली भी चेंज कर सकता है। कैसे? वो सिंपल शब्दों में लिखेगा तो अभिधा सब शक्ति है, अभिधा सीधा अर्थ निकल है। तो अगर मैं कह दूँ पुलिस को देखकर चोर भाग गया तो अभिधा है, और मैं कह दूँ पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया तो लक्षण है, तो लक्षण है। मतलब बात कहने का एक तरीका ही है। ये भी एक तरह से किस प्रकार से आप शब्दों का अर्थ व्यंजित करते हो, कैसे दिखाते हो। सीधा अर्थ दिखा रहे हो, अरे अर्थ प्रकट करने की शक्ति तो सब शक्ति होती है। तो शब्दों में, शब्दों से वाक्य बनता है, तो वाक्य में सीधा अर्थ है तो अभिधा है। और किसी को लक्षित करके बात करे हो, एक और उदाहरण से समझो कि यार उसको मत सता, बेचारी सीधी सरल है, सरल स्वभाव की है, कोई लड़की कोई औरत क्या सरल स्वभाव की है, तो ये अभिधा है, इसमें कोई नयापन नहीं है। और अपने कहे कि मत सतारे, बेचारी नीरी गाय है, सुशीला तो नीरी गाय है, तो यहाँ गाय से मतलब सरल स्वभाव की है, क्योंकि गाय को हम सरल स्वभाव के लिए प्रतीक मिलाते हैं। बंदर को नटखट प्राणी बोलते हैं, शेर को खूंखार प्राणी बोलते हैं, हाथी को मस्त प्राणी बोलते हैं, लोमड़ी को चालाक प्राणी बोलते हैं, है ना। तो कि यार वो मत सता, बेचारी नीरी गाय है। तो ये अब की बार क्या है, गाय को लक्षित करके, गाय को लक्षित करके, तो इसमें लक्षणा सब शक्ति है। अरे उन वाक्य में किस प्रकार का अर्थ दिख रहा है, सीधा अर्थ दिख रहा है तो अभिधा है, किसी को लक्षित करके अर्थ दिख रहा है तो लक्षणा है। सब शक्ति और कुछ नहीं है, घबराओ मत, रटो मत। सब शक्ति बात करने का तरीका ही है, अर्थ कैसे प्रकट हो रहा है ये तो बताया था।
अर्थ कैसे प्रकट हो रहा है? सिंपल साधारण अर्थ प्रकट हो रहा है अभिधा, और किसी को लक्षित करके। अब कोई शरारत कर रहा है तो मैं यूं कहूँगा, ओ नटखट टिक जा, मान जा, नटखट मान जा। मैं यूं में कहता हूँ, ओ बंदर टिक जा, तो वो बंदर कह दिया तो लक्षणा हो गई। अगर मैं कहूँ सुरेश तो 1 नंबर का बंदर है, तो वो बंदर सचमुच नहीं है, लक्षित करके बात कह दी हमने, तो लक्षणा है वहाँ। और मैं कह दूँ वह तो नटखट है, तो अभिधा है। किसके समझ में आ रही है? 2 समझ में आ गई क्या? अब तीसरी और समझ लो। व्यंजना में व्यंग्य होता है। अब आपको सर व्यंग्य क्या होता है, थोड़ा सा मैं व्यंग्य बता दूं। व्यंग्य 2 प्रकार का होता है। व्यंग्य भी बात करने का एक तरीका, यह एक शैली है और कुछ नहीं है। किसी चीज़ को दिमाग में हुआ मत बनाया करो। तो व्यंग्य कैसे, कोई गुड़ बात करना जैसे, या कोई व्यंग्य 2 प्रकार का बता रहा था मैं। एक तो हास्य व्यंग्य होता है, एक होता है चुटिला व्यंग्य। व्यंग्य कितने प्रकार के होते हैं? हास्य व्यंग्य, और दूसरा क्या बताया था? चुटिला व्यंग्य। ये शब्द प्री बीएड में आया था कई साल पहले। चुटिला में मूल शब्द क्या है? तो यहाँ आया था चुट और चुट्टी और चोटी और चोट, इस तरह से आया था। तो यहाँ मूल शब्द चोट है। मूल शब्द का मतलब है वो बना किससे है? जैसे कोई पूछे धार्मिक, तो इसमें इक जुड़ा हुआ है, मूल शब्द है धर्म। समाज से सामाजिक बन गया। कोई पूछे सामाजिक, तो बोलने से पता लगता है सामाजिक, इक प्रत्यय है, और समाज मूल शब्द है। धार्मिक में धर्म मूल शब्द है, इक जुड़ा हुआ है। अन्याय में न्याय मूल शब्द है, ए जुड़ा हुआ है। अन्याय, असफल, तो ए उपसर्ग है और सफल शब्द है। सफलता, ता प्रत्यय, मूल शब्द सफल है, मूल शब्द सफल है। तो यहाँ मूल शब्द मतलब वो बना किससे है? कोई लड़के ना मूल शब्द देखते हैं ना, तो कैसे देखते हैं? एक और उदाहरण से देखो। मैंने एक बार लिखा था भौगोलिक, तो मैंने उसको प्रत्यय छांटने का तो तरीका बता दिया। मैंने कहा बोल कर देखा कर, जो अंतिम ध्वनि निकलती है ना, वो अक्सर क्या है? प्रत्यय निकल जाती है। कैसे? पाठक अक, लेखक अक, गर्मी ई, जापानी ई, चीन चीनी, राजस्थान राजस्थानी ई, है ना? दयालु आलू, झगड़ालू आलू, कृपालु आलू। आलू ये वाला नहीं, ये तो शब्द है, और उपसर्ग और प्रत्यय कभी शब्द नहीं होते, वो शब्दांश होते हैं। तो वो आलू ये नहीं है, ये तो पोटैटो है। आलू ये है, वो आलू। कभी देखना शब्दों में दयालु। कोई कहते सर मात्रा की गलती होती है हिंदी में, बड़ा आएगा छोटा, तो यहाँ आलू थोड़ी जोड़ रहा है, तो बड़ा कैसे आएगा? प्रत्यय ये तो। दया मूल शब्द है, दया दया, दयालु, झगड़ालू के वो, और तो बहुत ही झगड़ालू है। तो कोई पूछे झगड़ालू में मूल शब्द क्या है? झगड़ा, मतलब वो किससे बना है? समझ आ रही है क्या बात है? ये कंपटीशन के लेवल की बातें बता रहा हूँ, इनके लिए अलग से क्लास नहीं होती, बीच में बता दिया करता हूँ। तो कई बच्चे तो बोर होते हैं, गुरुजी शुरू तो करवा रखी है, सब शक्ति बता कुछ हो रहे हो, तो पेट्रोल जल रहा है क्या तेरा? गला तो मेरा खराब हो रहा है, तुझे तो कुछ सीखने को मिल रहा है झंडू। ये लिखा तो ये समझा दूंगा, पहले ये दोस्त बता रहा हूँ वो देख ले, इनके लिए अलग से क्लास थोड़ी लगाऊंगा। तो बीच में आई हुई चीज़ें मैं साथ ही बता दिया करता हूँ। तो यहाँ ना चुटीला, तो कोई चोटी करके आ जाता है, भोले होते हैं भंडारी, है ना? हर हर शंभू। तो यहाँ यूं देखना है कि किससे बना है? ये चोट से बना है, चोट, चोट। इसमें इला जुड़ा हुआ है, इला, तो ये बनेगा चुटीला। क्योंकि कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं ना, तो मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ये है नीति, इसमें इक जोड़ेंगे ना, ई कै जोड़ेंगे ना, तो नी नहीं रहेगा, ये नहीं हो जाएगा नैतिक। जैसे धर्म है, तो ये धार्मिक नहीं होगा, धा हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो मैंने एक बार लिखा भौगोलिक, तो प्रत्यय तो मैंने उसको कह दिया, बोल के देख ले, तो भौगोलिक, इक याद कर दी उसने, इक, ये छोटी ई, और मैंने 4 देता हूँ इसमें मैं यूँ लिखता हूँ भौगोलिक में प्रत्यय छांटिए, तो मैं लिखता हूँ कै, लिक, इक और ईक, 4 देता हूँ। तो कई बच्चे तो बिल्कुल ही भोले होते हैं, मेरे खुद की तरह ही, कि प्रत्यय तो बाद में होता है, ये रहा ये प्रत्यय, फिर वो पीछे सोचता नहीं है भौगोली क्या है भौगोली।
और लिख, कई कहते हाँ ये लास्ट में जुड़ा लिख, तो ये क्या है। और कई भोलों को पता तो लग जाता है लेकिन वो यूं कर देते हैं। तो मैंने कहा यार ये इक है, भौगोलिक, भौगोलिक ऐसे निकला कि तेरे मुंह से भौगोलिक या भौगोलिक, कह रहे भौगोलिक, तो लिख निकला है मुंह से, तो लिख करना इक करना इक है, इक क्यों किया मात्रा। और वैसे बोलने से नहीं पता लग रहा तो देख तो ले, यूं थोड़ी है, बड़ी क्यों लगाया, कह रहा जल्दी से हो गया, भूल से हो गया, जल्दबाजी में हो गया। ऐसी कौन सी जल्दबाजी है, जल्दबाजी से यूं नहीं कहता, मेरी लापरवाही है। लापरवाही स्वीकार कर लोगे तो गलती दूर हो जाएगी, पर लापरवाही स्वीकार नहीं करते कि जल्दी से हो गया। जल्दी तो बहुत है, स्कूल की घंटी लग रही है और बैग ले रहे हो, जूते कस रहे हो और कह दोगे माँ को भाभी मेरा बैग देना, कह दोगे क्या, तो फिर जल्दी किस बात की है, बकवास मार रहे हो। लापरवाही करते हो और जल्दी का नाम लेके भूल जाते हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, तेरी लापरवाही है। समझ आई बात है। जल्दबाजी में माँ को भाभी बोल देंगे, बोल देना कि मैं जल्दी में था, घंटी लग रही थी, नहीं होता, तेरी बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी को स्वीकार करो और दूर करो। समझ गए क्या? क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए भी नहीं तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ उसने क्या क्या एक तो छांट दिया। मैंने कहा मूल शब्द बता, दोबारा लिख रहा हूँ साफ साफ। तो वो कोई सुना हुआ याद आ गया तो एक छांट दिया प्रत्यय। तो मैंने कहा मूल शब्द, क्या मूल शब्द बता रहा हूँ, मैंने कहा बता रहा हूँ सर। मैं इधर क्या देख रहा है, तो इधर देखूंगा, इसमें तो बताना है, इधर तो देखूंगा। अरे मैंने कहा मैंने तेरे को कैसे समझाया था, इधर देखना समझाया था क्या। मैंने यूं कहा था ये बना किससे है, धार्मिक धर्म से बना है, सामाजिक समाज से बना है, तो ये किससे बना है, यूं देखे, इसी को देखेगा, इसी को, तो यूं लिखेगा भोगो, और नहीं तो लिखेगा भागो, भागो। इसको क्या देख रहा है तू, ये सोच किससे बना है, भूगोल से। किससे, कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, भूगोल से बना है। और मैंने ये कहा था एक जोड़ते हैं तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है, बताया था ना। तो ये चीजें काम आ जाती है। चलो अपने यहाँ देखते हैं। तो चुटीला है ना, इसमें चोट से बना है, जो चोट करे, दिल को ठेस पहुंचाए। हंसी मजाक दो प्रकार की हुआ है, एक तो किन गुदगुदा दे, आनंदित करे, हंसी मजाक, कहीं बैठा हंसी ठट्ठा करा, ये बैठा टाइम पास करा, हंसी ठट्ठा करा। एक तो वो होती है हंसी मजाक, वो तो होता है हास्य व्यंग्य। एक होता है जो चोट करे। अब व्यंग्य बता रहा हूं मैं, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है यहाँ और भागता भागता गिर जाए, अगर अपने कहते सुरेश तो गिर गया, तो साधारण शब्दावली है, अभिधा, अभिधा, समझ गए क्या। और अपने कह दें वाह क्या डाई मारी है, डाई मारी है क्या, गोटे फूट गए उसके, तो ये हमने उस पर चोट की है, व्यंग्य किया है। चलो तीनों को दोबारा देखो आप। अभिधा में सीधा सरल अर्थ प्रकट होता है, सीधा सादा। एक जानकारी और ले लो, कई बार ये आता है, चार शब्द देता है वो, ऐसे देता है गुरु, गुरु, शुरू, सीधा सादा। 1 2 3 4 देते हैं, इनमें गलत है, अशुद्ध शब्द छांटो। तो ये तो गौर नहीं करते, सीधा सादा तो गौर नहीं करते। और ये गुरु गुरु यार, ये 2 बार लिखा यार, या तो ये सही है या ये सही है, भ्रमित हो जाते हैं। कई बार आदमी भ्रमित, तो मैं हुआ था ना अभी, तो कई बार आदमी भ्रमित हो जाता है, तो क्या यार ये 2 बार लिखा हुआ है, इसके गुंडी से इसके नहीं है तो इन्हीं में कोई चक्कर, इन्हीं में से या तो ये सही है या ये सही है, जबकि ये गलत है और ये दोनों सही है, ये भी सही है। सीधा तो होता है, साधा, साधा नहीं होता, सादा होता है, सादा, सादा जीवन उच्च विचार, सादा। तो सीधा सादा ये भी आया हुआ है कंपटीशन में, ये छोटी बात नहीं बता रहा आपको, ठीक है। तो जहाँ सीधा सादा अर्थ प्रकट होता है, सीधा सादा मतलब जहाँ वाच्यार्थ प्रकट होता है। वाच्यार्थ का मतलब क्या होता है, वाच्य प्लस में अर्थ, जो बोलते हैं वही अर्थ, वाच्य अर्थ, जो बोलते हैं वही अर्थ, वाच्य अर्थ। वाचन सुनते हो गया, वाचन,
कि मैं वहाँ गया, कथा वाचन चल रहा था, कथा वाचन, कथा बाँच रहा, कथा पढ़ रहा, कथा बोल रहा, समझे ये बात है? कथा पढ़ रहा, कथा बाँच रहा, कथा वाचन चल रहा था, मैं गया था तब। तो वाचन से बनाया, वाच्य उससे बनाया, वाच्य अर्थ, जो बोला वही अर्थ, जो बोला कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो यही अर्थ है, पुलिस को देख चोर भाग गया। ठीक है। कोई कहे कि उस राकेश के पास मत बैठा कर, वो मूर्ख लड़का है। धनेश मूर्ख लड़का है। मंटा है थे एक दूसरे कान देख के हंसिया करो, जो मैं नाम पलट दियो। मंटा है, दिनेश तो कोई योगवंश का है, इतना तो अनुभव है, स्कूल में पढ़ाता ना। दिनेश तो कोई नहीं, और ठीक है, नहीं तो राकेश के दे एक दूसरे के, मतलब वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, यूँ नहीं कि जो मास्टर समझा रहा है उसको देख लूँ, उधर से ध्यान हटा देता है 2 मिनट, वो काम की थोड़ी है, तू काम का है। अब मैंने दिनेश लिख दिया। देखो, दिनेश मूर्ख लड़का है, इसमें सिंपल शब्दावली है, जो लिखा है वही अर्थ है, जो बोला है वही अर्थ है। दिनेश का मतलब दिनेश, मूर्ख का मतलब मूर्ख, लड़का मतलब लड़का, है का मतलब है। जो वाच्य किया वही अर्थ है, वाच्यार्थ, यानी सीधा सरल अर्थ है। तो यहाँ कौन सी है? विदा। समझे बात? अब बात करते हैं, अगर मैं यूँ लिखूं दिनेश तो गधा है, अब वो सचमुच गधा थोड़ी है, 4 पैर थोड़ी है उसके, एक पूंछ थोड़ी है, बड़े बड़े कान थोड़ी है, तो इसका मतलब वो बोलना वो अर्थ नहीं है। बोला तो है, वह गधा है, बोला तो गधा बोला उसको, दिनेश को गधा है, लेकिन गधा थोड़ी बोल रहा है वो। हाँ, वो मूर्ख कह रहा है इसको, मूर्ख। समझ गए? तो जो बोल रहा है वो अर्थ नहीं होता वो। हाँ, इसमें लक्ष्य अर्थ प्रकट होता है, लक्ष्य अर्थ। और ए, यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ ए है, ए और ए आ, तो ये हो गया लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। वो लक्ष्यार्थ प्रकट हो गया, गधा मूर्ख के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ वो निकल गया अलग, तो लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। अब बात आती है व्यंजना में, इसमें व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। ये इनकी परिभाषा आ गई। अगर आपको कोई पूछे शब्द शक्ति की परिभाषा बताओ, तो बता दो, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। इसके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। कोई कहे अभिधा का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है, तो आप लिखो, जहां वक्ता द्वारा कही गई बात का सीधा सरल अर्थ प्रकट होता हो, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। समझ गए? जैसे राम पढ़ता है, भारत मेरा देश है, पंखा चलता है, वहाँ कुर्सी रखी है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जितने भी सिंपल वो वाक्य बोलते हो, वो साधारण अर्थ वाले अभिधा के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अब कोई पूछे लक्षणा शब्द शक्ति, तो लिखो, जहाँ लक्ष्यार्थ प्रकट होता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे राम तो गधा है, राम को क्यों बोले भी, रावण तो गधा है। ठीक है, चलो ये मजाक की बातें हैं, कोई भी आप नाम लिख करके बता सकते हो। अब रह गई बात व्यंजना की, तो आप लिखो, जहाँ व्यंग्य अर्थ प्रकट होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब एक और सुन लो, व्यंजना में मैंने कहा था ना गूढ़ अर्थ होता है, तो वक्ता द्वारा कही गई बात का अलग अलग अर्थ निकलता है। सुन लो ध्यान से, व्यंजना में क्या होता है, वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोतागण अपने अपने हिसाब से अर्थ ग्रहण करता है, अलग अलग अर्थ ग्रहण करता है। कैसे? एक उदाहरण से समझा रहा हूं। चार बज गए, इस पंक्ति में क्या अर्थ निकलता है? देखो, अगर यहाँ क्लास लगी है, मान लो 10 बजे से 4 बजे तक का समय है विद्यालय का, और 4 बजे लास्ट पीरियड है, और लास्ट पीरियड अगर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, गणित का होता है, तब तो यूँ देखते हैं यार कब से छुट्टी होगी, टॉपिक कितना को रह गया है ना, बस्ता बंद कर लेते हैं, किताब डालते हैं, चैन बंद कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, 2 मिनट हो रहेगा। अगर पीरियड लास्ट रुचिकर है, कोई गजब कहानी चल रही है या कोई गजब प्रसंग चल रहा है, तो सारा ध्यान गुरुजी की तरफ होता है, फिर वो बात दिमाग में रहती नहीं,
और इस गली से चलता हुआ कोई आदमी किसी के मुंह से निकले 4 बज गए तो झट से ध्यान आता है छुट्टी होने वाली है। आता है कि नहीं? उसके मुंह से क्या निकला? 4 बज गए। आपने अर्थ क्या लगाया? छुट्टी होने वाली है। और अर्थ सब शक्ति किस पर निर्भर है? अर्थ पर है। सीधा अर्थ है तो अभिधा, लक्षित अर्थ है तो लक्षणा, गूढ़ अर्थ है, व्यंग्य अर्थ है तो व्यंजना। तो आपने 4 बज गए, इसका अर्थ आपने क्या लगाया? छुट्टी होने वाली है। और कोई प्योन है, कोई अपने किसी काम में लगा हुआ है, इतने में वही शब्द उसके कान में आ गए कि 4 बज गए, तो वो सोचेगी कि सर डांटेंगे, बेल लगाना भूल गई मैं। समझ में आई बात क्या? या बेल लगाना भूल गया पियोन को, तो उसने क्या सोचा? घंटी लगानी है। मुंह से तो ये शब्द निकले थे 4 बज गए, और अर्थ क्या लगाया? घंटी लगानी है। घंटी लगानी भूल गई, अर्थ कोई और लगाया ना। और कोई सचमुच ये अर्थ निकालता है इसका 4 बज गए, ये का ये क्या 4 कैसे बज सकते हैं? मैं 3:15 पर तो चला था और ये मेरा घर रहा, अभी तो 5 मिनट हुए हैं, 4 कैसे बज सकते हैं? वो यही अर्थ लगाएगा। तो सुनने वाले ने अलग अलग अर्थ लगाया ना, तो इसको बोलते हैं व्यंजना सब शक्ति। समझ गए? सब शक्ति बात प्रकट, अर्थ प्रकट करने की एक शैली है। अगर आप सिंपल शब्दों में बात कर रहे हो तो अभिधा है, और किसी को लक्षित करके कह रहे हो तो लक्षण है, और किसी में गूढ़ अर्थ है, अलग अलग श्रोतागण अलग अलग अर्थ निकालते हैं तो व्यंजना है। अब वो सुनो, अब सिंपल तरीके से बता रहा हूं, और भी सिंपल तरीके से। इसको समझने की तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वाक्य होंगे। इसमें समझने के लिए कई बार क्या होता है, परिभाषा नहीं पूछता वो कि लक्षणा की परिभाषा लिखो और उदाहरण से समझाओ, तब तो रट लेते हैं, अपने लिख जाते हैं। लेकिन कई बार वो वाक्य दे देता है और पूछता है इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, उसकी परिभाषा लिखो। तो वाक्य में शब्द शक्ति छांटना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो वो तरीका बता रहा हूँ कि मुश्किल ना हो। देखो इसमें तो जो बोल रहा है उसका ज्यों का त्यों अर्थ निकलेगा, बोल रहा है उसका ज्यों का त्यों अर्थ। इसमें तो जो लिखा हुआ है ना, उसके प्रत्येक शब्द का ज्यों का अर्थ निकलेगा, ज्यों का त्यों। और इसमें जो बोला गया है ना, जो बोला गया है, कितने शब्दों का वाक्य हो, उसमें सारे वाक्यों का ज्यों का ज्यों अर्थ निकलेगा। 1-2 वाक्य का अर्थ बाहर जाएगा। इसमें दोबारा देख लो, रमेश मूर्ख है, तो इसमें तो रमेश का मतलब रमेश, मूर्ख का मतलब मूर्ख है का मतलब है, सारों का वही अर्थ निकला जो बोला है, तो अभिधा है। अब आओ, रमेश गधा है। अब यहाँ से ध्यान दो, रमेश का मतलब रमेश है का मतलब है, गधा का अर्थ बाहर चला गया। समझ गए? तो 1-2 शब्द का अर्थ बाहर चला जाता है। इसमें 1-2 शब्द का नहीं, पूरे वाक्य का ही अलग अर्थ निकलता है। ये लोकल तरीका है छांटने का। समझ में आ रही है क्या? हमें हर तरीके से चिंतन मनन करके बात को देखना चाहिए, ताकि परीक्षा में पता नहीं किस हिसाब से पूछ बैठे, तो सारे तरीकों से सोच कर पढ़ा हुआ है तो हम उसका ऑप्शन जल्दी छांट लेते हैं। ठीक है? तो ये भी एक तरीका है कि सारे शब्दों का ज्यों का त्यों अर्थ निकलेगा, तो अभिधा। 1-2 शब्द का अर्थ बाहर जाएगा तो लक्षणा, पूरे वाक्य का ये अलग अर्थ निकल रहा है, अलग अलग है, तो व्यंजना होती है। समझाई बात? 4 बज गए, इसका पूरे का ही अर्थ अलग अलग लगा लिया लोगों ने, तो यहाँ लक्षणा नहीं हो सकती। एक तरीका और बता देता हूँ, लक्षणा में मारवाड़ी तरीके से छांटना बताता हूँ। अगर कोई पंक्ति है पेपर में आ गई, उसमें पूछा है कौन सी शब्द शक्ति है, तो लक्षणा छांटने का सबसे सरल तरीका, जो लिखा है वो गलत लिखा है, झूठा लिखा है, तो मतलब लक्षणा है। कैसे बताऊं? मोहन तो गधा है, मोहन गधा हो सकता है क्या? आदमी के भी गधा नहीं, तो आदमी अलग होता है, गधा अलग होता है। आदमी की फिगर क्या करती है, अलग होती है, गधे की अलग होती है। वो कह रहे हैं मोहन गधा है, झूठी बात, लक्षणा झूठी, तो लक्षणा। मत्स्यता सुशीला तो बेचारी नीरी गाय है, गाय है, उसके सींग है सुशीला के, झूठी बात, झूठी बात तो लक्षणा। तो जो वाक्य झूठा सा नजर आए वो लक्षण है, सीधी सी बात है। पुलिस को देख कर चोर 9 तो 11 हो गया, पहले 9 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 11 हुआ, झूठी बात, लक्षणा। कि आपके आने से हमारे प्रोग्राम में या कार्यक्रम में 4 चांद लगे, 4 चांद, 4 होते नहीं, एक ही होता चांद,
झूठी बात लक्षणा, तो झूठी बात लगे तो लक्षण। ये मारवाड़ी तरीका है छांटने का, समझ आ रही बात। अब कई बार कई बच्चों के भ्रम हो जाता है कुछ वाक्यों में, तो वो भ्रम दूर करने का एक और तरीका वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया बादल तो घिराए, बादल तो घिराए, धूप तो निकल आई, धूप तो निकल आई। अब ऐसी पंक्ति आती है तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत कुछ समझाने के बाद भी गलत कर देते हैं। कैसे? वो सोचते हैं कि बादल तो घिराए, सिंपल अर्थ है, साधारणता है, सीधी सादी बात है, बादल तो घिराए, है ना, कोई गूढ़ अर्थ नहीं है, कोई इसमें झूठी बात वो भी नहीं है, कोई बार लक्ष्य अर्थ हो। ये बादल तो घिराए, धूप तो निकल आई, सिंपल वाक्य है गुरुजी, इसमें तो अभिधा ही है। समझ गए क्या? तो सिंपल नहीं है ये, आपको लग रहा है। और ये भ्रम दूर करने के लिए आपका 2 मिनट का समय मांग रहा हूं। देखो इधर, सिंपल लग रही है, यूं मत देखो। शब्द शक्ति किस पर निर्भर करती है? अर्थ पर। इसमें क्या कहना चाह रहा है हमें पता ही नहीं, और जब पता नहीं होता कई कई अर्थ निकलते होते हैं तो व्यंजना होती है, इसमें व्यंजना है। कैसे? इसको सरल तरीके से समझा रहा हूं। कोई 2 दोस्त हैं, थोड़ा मैं स्पीड पकड़ा हूं क्योंकि आपने 2-3 मिनट खराब किए हैं बोल बोल कर बीच में। 2 दोस्त हैं और ये कहे कि कल अपने कोल्ला जाकर आना है। कहे यार कल तो मैं खेत जाऊंगा। कि यार अपन कोल्ला कितनी दूर है यार, अब आ जाएंगे 2 मिनट में, आधा घंटे में, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। वो कह रहे यार मुझे खेत में काम है, मैं जल्दी जाऊँगा। अरे यार सूरज निकलने से पहले आ जाएंगे, जल्दी चलेंगे, आधा घंटे में आ जाएंगे। वो कह देख सूरज मत निकलने देना। कि नहीं सूरज निकलने से पहले ही आ जाऊँगा। तो ठीक है। अब इसने तैयार कर लिया इसको और ये खुद भूल गया, मतलब सुबह लेट उठ रहा है और ये तैयार होकर आ गया क्योंकि इसको तो बाद में खेत भी जाना था। ये इसके घर आया, यार अभी सोया पड़ा है, तू कह रहे थे ना धूप निकलने से पहले आ जाएंगे, धूप तो यही निकल गई, देख धूप निकल गई। तो उसके मुंह से निकला धूप तो निकल गई, उसके मुंह से निकला धूप तो निकल आई। तो वो ये नहीं बता रहा धूप निकल आई, ये तो दुनिया को पता है, उसको भी पता है धूप निकल आई। धूप निकल आई तो ही तो बोलेगा वो धूप निकल आई। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि तेरा वादा क्या हुआ, तू कह रहा था धूप निकलने से पहले आएंगे, धूप तो निकल गई, तेरे वादे पर नहीं रहा तू। वो ये कह रहा है धूप तो निकल आई मतलब लेट हो गए, यूं कह रहा है वो, लेट हो गए, या तू वादे पर नहीं रहा, या तू भुलक्कड़ा तू भूल गया, या मुझे भी लेट करवा दिया। अलग अलग भाव निकल रहे हैं। तो यहाँ अब फिर भी एक बार और भ्रम हो जाता है आदमियों के कि बादल तो घिराए, बादल घिराए, ये कोई क्यों बोलेगा, और अगर बोलेगा तो उसका अर्थ क्या दिखाएगा? यही दिखाएगा क्या कि बादल गिराए। जैसे मैं इसको क्यों कहूँगा बादल गिराए, क्यों कहूँगा मैं? इसको पता नहीं है क्या बादल है कि नहीं? अरे इसके भी तो आँख नाक कान महसूस करने वाली सारी चीज़ें हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ बादल गिराए, मतलब मैं कोई गहरी बात बताना चाहता हूँ कि बादल गिराए, वो अनाज सुखाया था ना अंदर ले आओ, वो कपड़े सुखाए थे ना वो अंदर ले आओ, बारिश आने वाली है। तो इस तरह के भाव दिखा रहा है ये। तो देखने में सिंपल लगेगा, गलती मत करना, मार मत खाना और सुविधा मत कर देना। समझाई क्या बात है? अर्थ क्या कहना चाह रहा है वो? बादल गिराइए थोड़ी बताएगा। चलो इसको अलग उदाहरण से बता रहा हूँ। अगर कई 4 आदमी बैठे होते हैं, एक झूठ बोल रहा होता है तो दूसरा कहता है यार नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, सोची अपने मारवाड़ी में बोलते हैं अनतोली छत के नीचे बैठा हूँ, तो छत के नीचे बैठा हूँ, यही कहना चाह रहा है क्या? हमें खुद को नहीं पता क्या हम छत के नीचे बैठे हैं? अब मैं आपको कहूँ मैं छत के नीचे बैठा हूँ तो आपको नहीं पता क्या मैं यही कहना चाहता हूँ क्या छत के नीचे? ये तो आपको ही पता है, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, विशेष बात है। तो व्यंजना है, अब भी नहीं समझा रहा तो लास्ट उदाहरण है, इसके बाद कोई सिकवे गिले नहीं रहते। लास्ट उदाहरण समझा रहा हूँ। कल्पना करनी पड़ी थोड़ी सी कि लगेगा वो कि सिंपल है, लगेगा ये लगेगा और होगा ये, वो वाला उदाहरण देखो। यहाँ होल्डर लगा पड़ा है और मुझे बल्ब लगाना है, तो मैं ये मेज़ करूँगा यूँ और मेज़ के ऊपर यूँ चढ़ूँगा और जैसे ऊंचा होने लगूँगा आपके मुंह से आवाज़ आएगी सर ऊपर पंखा। आपके मुंह से क्या सब निकले? सर ऊपर पंखा है, ऊपर है। अगर आप यही कहना चाहते हो ऊपर पंखा, यही अर्थ यही, तो अभिधा है, समझ गए? लेकिन आप ये नहीं कहना चाह रहे क्योंकि ऊपर पंखा वो तो मुझे ही पता है, पंखे कोई फर्श पर थोड़ी होती है यूँ हवा देते हैं क्या फुर्र, ये तो मुझे ही पता है। तो आप क्या कहना चाहते हो मैं बता रहा हूँ। आप कहना चाह रहे हो सर बचो,
सर लग जाए, सर बचो, सर लग जाएगी, ये कहेगा सर करंट आ जाएगा, और ये कहेगा ऊपर पंखा, सर है बीमा करवाएड है गे, सर बचो, और ये कहेगा सर टाबर छोटा है ना। तो मुंह से क्या निकला, ऊपर पंखा है, और कहना कुछ और चाह रहे हो, अर्थ कुछ और दिखा रहे हो, तो व्यंजना है व्यंजना। समझ गए क्या? यूं दी गई पंक्तियों में सब शक्ति छांटते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बोलो भारत माता की। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।